विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वाटर रिसोर्सेज एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। उसके अंतर्गत आज मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो पेपरों में पूछे गए उनके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल जल संसाधन का 97.2% समुद्रों में समुद्री जल के रूप में है। कितना? 97.2% समुद्रों में समुद्री जल के रूप में है। 2.2% हिम नदियों में बर्फ के रूप में है। 0.6% भूमिगत तथा धरातल पर मृदु जल के रूप में विद्यमान है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया? 3 चीजें याद करनी है आपने। समुद्रों में कितना जल है? 97.2%। हिमानियों में बर्फ के रूप में कितना है? ग्लेशियर्स के रूप में कितना है? केवल 2.2%। और जो भूमिगत जल है और धरातल पर जो मृदु जल है वो कितना है? केवल 0.6%। इसी से चल रहा है काम। इससे हिमानियां पिघलती हैं, ठीक है, नदियां बनती थोड़ी बहुत, लेकिन ग्लेशियर, आइस कैप्स वगैरह, ये जो अर्थ के ऊपर नीचे इस रूप में क्या है, ये नहीं पिघली हैं, ये बर्फ के रूप में ही है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 0.6% भाग ही मानव प्रयोग हेतु मृदु जल के रूप में करता है, उपलब्ध होता है। और यह जल 2 रूपों में उपलब्ध है। एक तो भूमिगत जल के रूप में जमीन के अंदर, और दूसरा सतही जल के रूप में जमीन के ऊपर, नदियों, झीलों और तालाबों में। या तो भूमिगत या भूमि से ऊपर। और भूमि से ऊपर कैसे दिखाई देता है हमें जल? या तो नदियों के रूप में, या झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में, है ना। भूमिगत जल के रूप में इसकी मात्रा 0.59% और सतही जल के रूप में मात्र 1.1% है। भूमिगत जल के रूप में जो मात्रा है वो 0.59% है, जबकि सतही जल के रूप में मात्र कितना? 0.1% है। ये जितनी भी नदियां, तालाब, जो भी आप देख रहे हैं, सिर्फ कितना है ये? 0.1%। कितना? 0.1%। इसका नगण्य सा भाग वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मिलता है। एटमॉस्फेयर में भी क्या है? जल की मात्रा है, लेकिन जलवाष्प के रूप में है। यह भी बताया जाता है कि अगर हम पूरे अर्थ के वायुमंडल की जलवाष्प को पानी में कन्वर्ट कर दें तो कुछ मीटर ऊपर तक पानी भरा रहेगा पूरी अर्थ पर, जमीन पर। ये पता है? ठीक है, मृदु जल का 97.74% भूमिगत जल के रूप में पृथ्वी की निचली परतों में उपलब्ध है, और शेष 2.26% सतही जल के रूप में प्राप्त होता है। सतही जल का 1.47% झीलों में, 0.78% भाग मृदा नमी के रूप में, और मात्र 0.01% भाग नदियों व धाराओं के रूप में मिलता है। नदियां, धाराएं जितनी भी हैं, कितनी है? 0.01%। मृदु जल का 97.74% भूमिगत जल के रूप में पृथ्वी की निचली परतों में उपलब्ध है। 2.26% सतही जल के रूप में है। सतही जल मतलब ऊपर, ठीक। सतही जल का भी 1.47% झीलों में है, यानी झीलों में ज्यादा पानी है, नदियों में सिर्फ और सिर्फ कितना? 0.01%, नदियों और धाराओं के रूप में। संसार में होने वाली जलापूर्ति का लगभग 95% भाग भूमिगत जल से ही प्राप्त होता है। विश्व की जो जलापूर्ति का 95% भाग कहां से प्राप्त होता है? आंसर, भूमिगत जल से प्राप्त होता है। शेष 5% जलापूर्ति सतही जल अर्थात नदियों, झीलों और नहरों आदि से होती है। इवन आपके यहाँ भी जो पानी आ रहा है वो क्या होता है? बोरिंग होती है भाई, बड़े बड़े टंकियां बनाई जाती हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं, है ना, वहां से आता है। ऋषिकेश में रहते हैं आप, गंगा किनारे, कितना यूज करते हो गंगा के पानी को? कितनी बार यूज करते हो? तो त्योहार आ गया तो नहाने चले गए, बस यही करते होंगे। तो घर पे लाते हो उसे, खाना बनाते हो? नहीं करते ना। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विश्व का केवल 75% शहरी, 40% ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद है? 17 गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भाई पेयजल को भी सही करना है। तो मैंने कहा खाली जो आंकड़े हैं बता रहे हैं, विश्व में केवल 75% शहरी
और 40% ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता के मानकों के आधार पर 120वां स्थान दिया है। 120वें नंबर पे हम पानी के मामले में। हमारे देश के 38% शहरों में और 82% गांवों में पानी को शुद्ध करने तक की व्यवस्था नहीं है। पानी को शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं है। जिस दिन पानी की टंकियों में झांक के देख लेंगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा आपको। कितनी बार सफाई होते हुए देखा आपने अपनी पानी की टंकियों को? देखा है? मेरे ख्याल से साल में 1-2 बार उसमें ब्लीचिंग डाल दिया जाता है, यही होता है। हाँ, ये कुछ मशीनें देखी हैं आपने कि सफाई हो रही है, अंदर ब्लीचिंग डालते हैं, ठीक है, काई वाई साफ हो जाती है। कुछ दिन तक पानी जो आता है उसमें ब्लीचिंग की बदबू आती है, क्लोरीन वगैरह डाल देते होंगे, है ना। 82% गांवों में पानी को शुद्ध करने तक की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय जल संसाधन आयोग के अनुमान के आधार पर जल की ऊंची नीची मांग के परिदृश्य में भारत में जल की कुल आवश्यकता सन 2010 में 700 घन किलोमीटर थी और सन 2025 में 850 घन किलोमीटर और 2050 में 1200 घन किलोमीटर होगी। कितनी? मीटर नहीं बोल रहा हूं, घन किलोमीटर बोल रहा हूं। किलोमीटर की पावर 3, किलोमीटर क्यूब। घन किलोमीटर का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ भी किलोमीटर, ब्रेड्थ भी किलोमीटर, हाइट भी किलोमीटर। एक टैंक बना दीजिए, एक क्यूबॉइड बना दीजिए, उसका एरिया जो निकल रहा है वो 2050 में 1200 घन किलोमीटर होगी आवश्यकता। एक क्वेश्चन ये बना है, पीसीएस में बना, उत्तराखंड में नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। नागपुर में जो नीरी का हेडक्वार्टर है उसके अनुसार भारत में उपलब्ध कुल जल का लगभग 70% भाग दूषित हो चुका है। कितना? 70% भाग दूषित हो चुका है। नदियां अपने मुहान अपने निकलने अपने स्रोतों से पर ही दूषित हो जाती है। कैसे पता चलेगा? कभी गए हो? कभी जाना केदारनाथ, गौरीकुंड, केदारनाथ जाना कभी? तो भाई कहां से निकल रही है? मंदाकिनी माना कहां से निकल रही है? हाँ जी, हाँ, चौराबाड़ी ताल से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ के किनारे से होते हुए फिर गौरीकुंड में आ जाइए। कितना पर्यटन है, कितना पर्यटक है वहां पर, कितना तीर्थयात्री है, कितना प्लास्टिक है, कितना सीवरेज है, कहाँ जा रहा है? क्या हर होटल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं? अरे भाई, जितना भी वो एरिया है, या सोनप्रयाग में आ जाइए, या गंगोत्री चले जाइए, या यमुनोत्री, कहीं भी मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड में किसी भी जगह जहां पर आपको नदियां दिखाई दे रही हैं, उनके किनारे जो बड़े बड़े वो हैं, होटल्स हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, क्या हर जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखे हैं? भाई नदियों में तो छोड़ा जाता है, दूषित नहीं होगा जल। इतना समझ में आ गया? तो क्या बता रहा है नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर? क्या बोल रहा है कि भारत का लगभग 70% जल दूषित हो चुका है। कितना? देश में स्वच्छ जल तक पहुंच सुनिश्चित करने की मौलिक मानवाधिकार के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई है। साथ ही स्वच्छता प्रणाली तक पहुंच को भी इसमें शामिल किया गया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जुलाई 2010 को की। इस हेतु 194 सदस्यीय यूएन महासभा में बोलीविया द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे 221 वोटों के समर्थन से पारित किया गया। यह प्रस्ताव बोलीविया के अतिरिक्त 33 देशों द्वारा हस्ताक्षरित था। स्वच्छ जल मानवीय आवश्यकता है। स्वच्छ जल क्या है? मानवीय आवश्यकता है, पर पूरे विश्व में 88.4 करोड़ लोग इस आवश्यकता से वंचित हैं। इस प्रकार स्वच्छता तक विश्व की 40% आबादी की पहुंच नहीं है। 40% आबादी क्या कर रही है विश्व की? दूषित जल पी रही है। क्या पी रही है भाई? उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछते हैं कैसे, जैसे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे कभी, दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। छोटा नागपुर का शोक या बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है।
दामोदर घाटी परियोजना यूएसए की किस नदी घाटी परियोजना की नकल है? आंसर टेनेसी नदी घाटी परियोजना की नकल है। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश का गौरव तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना का नाम से किस परियोजना को जाना जाता है? तो रिहंद बांध परियोजना को जाना जाता है। रिहंद याद है किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की ट्रिब्यूटरी है। कहां से निकलती है सोन? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां पर मिलती है? गंगा में। नीचे से जाती है ऊपर की तरफ? अरे यार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बख्तियारुद्दीन खिलजी, ये कुछ नाम याद करने पड़ेंगे इतिहास में आपको। पटना जो है गंगा, सोन और पुनपुन, पटना थोड़ी दूर पर है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, कहां पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोनभद्र, है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोनभद्र। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, अरे यार, सबसे बड़ा रिजर्वायर किसका है बताओ, किस डैम का है? टिहरी डैम का नहीं है भाई, उससे बड़ा कोई और है। रिजर्वायर समझते हो? पानी जो जमा होता है। जल ग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? ऐसी अगला, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया? रिहंद नदी पर बनाया गया। ओबरा बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। ठीक है। जो सबसे ज्यादा डैम है संसार में वो कहां पर है? चाइना में है। कितने हैं? 23,842 डैम है। कितने? 23,842 डैम है। थ्री गॉर्जेस डैम इतना बड़ा है, संसार का सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस डैम। यूट्यूब पे जाना, कभी देखना उसको। यूएसए में 9,261 बांध है खाली। कितने? चीन का तो भूगोल ही बदल गया इन डैमों की वजह से। जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश होने लग गई, ज्यादा होने लग गई, बाढ़ आने लग गई। यूएसए में कितना है भाई? 9,261, जबकि चाइना में कितना है? 23,842। यूएसए से कई ज्यादा डैम है। कहां पर? चीन में। भारत तीसरे नंबर पर है, 5,701 डैम है। कितने? उत्तराखंड का क्या था आंसर भाई? देखिए आप उत्तराखंड की किताब में देखिए, दूसरी वाली किताब में मिलेगा। हाँ, जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? जापान में कितने? 3,112 डैम है खाली। ब्राजील में कितने? 1,411 डैम है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? करीबा, जम्बेजी नदी पर। ढंग से देखिए भाई एक बार। हाँ, ठीक है। एक वो ऊपरी भद्रा परियोजना के बारे में पूछ रहा है बार बार। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही है, एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में है और ऊपरी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया। इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली है कर्नाटक की पहली परियोजना है। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खरीफ मौसम में स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। ऊपरी लिफ्ट, प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है भाई, ये ध्यान रखना आपने इसके बारे में, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन पूछा फरक्का नहर, 1975 वाली फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो 70 से 75,000 क्यूसेक। कितनी? क्यूसेक बोलते हैं, जैसे डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो हम बोलते हैं कितने क्यूसेक पानी छोड़ा। जब पानी छोड़ देना डैम से तो हम ऐसे नहीं बोलते कितने लीटर पानी छोड़ा, क्या बोलते हैं? कितना क्यूसेक पानी छोड़ा। ठीक है, तो क्यूसेक क्या है? यूनिट है। तो फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? 70 से 75,000 क्यूसेक। ये आईएएस वालों ने सन 1997 में क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी में।
मंगलम वलियार मलम पूजा सिंचाई परियोजना किस प्रांत की है? केरला की है। कौन कौन सी? मंगलम, वलियार और मलम पूजा सिंचाई परियोजना किस प्रांत की है? केरल की है। चेक किया आपने? हाँ जी, आपने, आप बोल रहे हैं बुक। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं पूछ रहा हूं मैं डैम की बात कर रहा हूँ। बड़ा डैम तो थ्री गॉर्जेस डैम ही है। बड़ा डैम रिजर्व हो सकता है, उसकी जल पीछे की जो जल ग्रहण क्षमता है वो क्या कम हो, पर मैं पूछ रहा हूँ उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता वाला रिजर्वायर कौन सा है? कौन से डैम के पीछे ज्यादा पानी रखा गया? ये तो क्वेश्चन बना हुआ है भाई। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नरौरा। परमाणु विद्युत ग्रह भी है उत्तर प्रदेश में, नरौरा परमाणु विद्युत ग्रह। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? नरौरा, उत्तर प्रदेश। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। गांधी सागर हो गया कहाँ? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कहाँ हो गया? राजस्थान में। ठीक है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। किस नदी पर? और इनके किनारे शहर भी होंगे, कोटा होगा और एक होगा रावत भाटा, है ना। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है भाई? हीराकुंड बांध है, महानदी पर। किस पर? महानदी, उड़ीसा वाली हीराकुंड बांध। गंडक किनकी संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिलों में सिंचाई होती है? 11 जिलों में। खासकर 4 जिले तो हैं ही वो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तो है, लेकिन 11 जिलों में सिंचाई होती है राजस्थान के। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? माता टीला बेतवा नदी पर। बताया था मैंने, भोपाल जो है पार्वती और बेतवा के बीच में है। भोपाल किसके बीच में है? पार्वती और बेतवा के बीच में है। तो ऐसी बेतवा नदी पर कौन सा डैम है? माता टीला बांध है, झांसी के पास है ये। बुंदेलखंड में आता है झांसी भी शायद, है ना। बेतवा नदी झांसी के पास। सोन नदी के पानी को एकत्र करने के लिए निर्मित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की। तो बाण सागर परियोजना किस पर है? सोन नदी पर है। किस पर है? याद करना पड़ेगा। सलाल और दलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब पर है। सलाल और दलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब पर है। व्यास नदी पर निर्मित पोंग बांध परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल। पंजाब, हरियाणा। पोंग बांध किस पर है? जवाब दो भाई। अरे ब्यास नदी पर है। पहले मैं पूछ रहा हूँ किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है पोंग बांध। अब सुनने में लग रहा होगा क्या पोंग ये पूछेगा क्या? यही पूछेगा, ऐसे ही पूछते हो। थीन बांध, पोंग बांध। थीन किस पर है? रावी पर है। पोंग किस पर है? ब्यास पर है। वाण सागर किस पर है? अभी तो बताया भाई, सोन नदी के पानी को एकत्रित करने के लिए बनाई गई परियोजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। माता टीला किस पर है? बेतुआ पर है ना। मल्टीपल रिवीजन। हाँ, किसौ डैम उत्तराखंड के किसौ बांध के पीछे का रिजर्वायर सबसे ज्यादा जल धारण करता है। जल ग्रहण जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है? किसौ बांध की है। कंफर्म? किस पर है? टॉस नदी पर है। कंफर्म नहीं हो? लिखा हुआ नहीं आ रहा है कितना है, तो उत्तराखंड की बुक निकालिए, उसमें देखिए ये किसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, एक बार चेक कीजिए उसको। किसौ बांध टॉस नदी पर, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बॉर्डर बनाती है टॉस नदी। कहाँ पे मिलेगी आपको टॉस? अगर आपको ऋषिकेश से टॉस को ढूंढने जाना होगा तो कहाँ जाओगे? हाँ जी, कालसी चले जाओ। टॉस और यमुना का संगम होता है कि कालसी के आसपास, डाक पत्थर कालसी के आसपास कहीं, है ना।
पार्वती नदी पर निर्मित पार्वती परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली। पार्वती परियोजना, पार्वती नदी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एवं दिल्ली। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम। तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम नदी पर है। चूखा किसकी सम्मिलित परियोजना है? चूखा परियोजना भारत और भूटान की है। किसकी? भारत और भूटान। शारदा बैरेज, टनकपुर बैरेज और पंचेश्वर परियोजना किनके बीच समन्वित परियोजना है? तो भारत और नेपाल के बीच में। शारदा बैरेज, टनकपुर बैरेज और पंचेश्वर परियोजना किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। संकोश बहुउद्देश्य परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? संकोश भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। किसकी? भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा भूमिगत जल कहाँ पाया जाता है भारत में? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। हैंडपंप लगाओ, खींचते रहो, खत्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ठीक है भाई। और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? पापनाशम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ताम्रपर्णी नदी पर है, तमिलनाडु में। पापनाशम परियोजना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ताम्रपर्णी नदी पर है, तमिलनाडु में। टाटा जल विद्युत परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र में है, लोनावाला के निकट भोर घाट के ऊपर है। कौन सी? टाटा जल विद्युत परियोजना, महाराष्ट्र, लोनावाला, भोर घाट के ऊपर। बाली मेला परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिलेरू नदी पर स्थित है, उड़ीसा में है सिलेरू नदी। कौन सी? सिलेरू नदी। कोयना परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र में है। भूकंप आ गया था इसके चक्कर में, कोयना डैम के चक्कर में। बनाया, रिजर्वायर बना, पीछे पानी जमा हुआ, हाइट शायद बढ़ा दी, नीचे जो रॉक्स थी वो क्या हो गई, उस पर दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से क्या हो गया? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। क्या? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। भूकंप आया भयंकर कोयना की वजह से। अच्छा जी, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर, जहां अर्जुन होंगे वहां कृष्ण भी होंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। देश में सर्वाधिक नलकूप किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। नलकूप, ट्यूबवेल। देश में सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा साधन क्या है? नहरें। ज्यादा किससे होती है? ट्यूबवेल से। किससे होती है ज्यादा सिंचाई? दूसरा जो नंबर पर आता है वो नहरें आती है। भारत में नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है? तो 46.21% पर। नलकूपों से समस्त कृषि भूमि का 46.21% कवर होता है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है भाई? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती मध्य प्रदेश में। और सोन, वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा कितने राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है ना। सरदार सरोवर परियोजना की योजना किसने बनाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1946 में बोल गए थे भैया यहाँ पर एक परियोजना बननी चाहिए, इसीलिए सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास गोरा नामक स्थान पर किसने किया था? तो जेल नेहरू 1961 में। गोरा नामक स्थान पर किसने किया सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास? तो देखो ना, 1961 में शिलान्यास हो गया और कुछ साल पहले तक विवाद चल रहा था। किस पर? नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, मेधा पाटकर, बाबा आमटे। कितना समय लगा। खोसला समिति किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से। कौन सी समिति? खोसला समिति। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? 1969 में हुआ। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो गंगा नहर है। इसका निर्माण बीकानेर के तत्कालीन राजा श्री गंगा सिंह ने 1927 में किया था। किसने? श्री गंगा सिंह ने 1927 में किया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के हुसैनीवाला से निकाली गई है।
फिरोजपुर के हुसैनी वाला से निकाली गई है, सतलज नदी से निकाली गई है, गंगा नहर नाम है इसका। ये ऊपरी गंगा वाली नहर नहीं है, ये दूसरी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी? गंगा नहर। बीकानेर के तत्कालीन राजा श्री गंगा सिंह ने निकाली, इसलिए इसका नाम गंगा नहर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा परियोजना। किस किस की? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना तेलुगु गंगा परियोजना। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने के लिए इस परियोजना से चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। चेन्नई को पेयजल प्रदान किया जाता है किस नदी से? कृष्णा नदी से। किस परियोजना के तहत? तेलुगु गंगा परियोजना के तहत। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान द्वीप समूह में कलपोंग नदी पर स्थित है। इस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग नदी पर स्थित है। इस द्वीप समूह की यह प्रथम विद्युत परियोजना है। कौन सी? कलपोंग जल विद्युत परियोजना। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। वो भी जब बना होगा ये, तो उस समय पूछा होगा। बहुत पुरानी है, उत्तर प्रदेश वालों ने तो 2002 में ही पूछ ली। विश्व की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना सिंद्रपोंग सिंद्राबाग 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी। 1902 में शिव समुद्रम नामक जल विद्युत परियोजना की स्थापना कावेरी नदी पर कर्नाटक में किया गया था। तो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना सिंद्रपोंग सिंद्राबाग 1897 दार्जिलिंग। उसके बाद नंबर आता 1902 की शिव समुद्रम परियोजना कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। 3 मई 2010 को गुजरात और महाराष्ट्र के बीच नदियों के जल को लिंक करने की परियोजना पर समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत पार तापी नर्मदा और दमन गंगा पिंजल नदियों को जोड़ दिया गया है ना। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच नदियों के जल को लिंक करने की परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत पार तापी नर्मदा और दमन गंगा पिंजल नदियों को जोड़ दिया गया। पाकिस्तान के कालाबाग बांध, बुंजी बांध, पाक अधिकृत कश्मीर में है, बंजी बोलते हैं इसको। बाशा बांध, ये भी पीओके में है। नीलम झेलम विद्युत परियोजना, ये भी पीओके में है। का भारत विरोध कर रहा है क्योंकि बंजी तथा बाशा बांध परियोजनाओं में चीन सहायता कर रहा है। तो कालाबाग बांध, बुंजी बांध, बंजी बांध, बाशा बांध और नीलम झेलम विद्युत परियोजना। इराडी ट्रिब्यूनल, ये सतलज रावी व्यास विवाद। इराडी ट्रिब्यूनल कौन सा है? सतलज रावी व्यास विवाद। बछावत न्यायाधिकरण कृष्णा जल विवाद 1969। कृष्णा नदी पर जो जल विवाद हुआ उसका न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल है वो कौन सा? बछावत। और वीर रामास्वामी न्यायाधिकरण, ये नर्मदा जल विवाद 1969 नदी है ना, जल विवादों एवं संधि से संबंधित है। तो इराडी ट्रिब्यूनल, सतलज रावी व्यास विवाद, बछावत न्यायाधिकरण या बछावत ट्रिब्यूनल कृष्णा जल विवाद 1969, वी रामास्वामी न्यायाधिकरण या वी रामास्वामी ट्रिब्यूनल, ये नर्मदा जल विवाद 1969। पुराने कृष्णा नदी जल विवाद का निपटारा करते हुए कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण ने अलमाटी बांध के जल को 1001 टीएमसी हिस्सा आंध्र प्रदेश, 911 टीएमसी कर्नाटक और 666 टीएमसी महाराष्ट्र को प्रदान किया है। इस निर्णय की समीक्षा मई 2050 के बाद की जाएगी। कृष्णा नदी जल विवाद का निपटारा करते हुए कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण ने अलमाटी बांध के जल का, किस पर है अलमाटी बांध? कृष्णा नदी पर है। 1001 टीएमसी किसको मिल रहा है? आंध्र प्रदेश को। 911 टीएमसी किसको मिल रहा है? कर्नाटक को। 666 टीएमसी किसको मिल रहा है? महाराष्ट्र को। गोदावरी एवं कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया है। गोदावरी और कृष्णा दोनों को जोड़ना है, उसके लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी चल रही है? तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना।
पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा चलित सिंचाई पंप प्रदान करने के लिए 1 नवंबर 2016 को सौर सुजला योजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ यह योजना क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो सौर सुजला योजना को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। और ये क्या है? सौर सुजला योजना क्या है? सौर ऊर्जा चलित सिंचाई पंप, सौर ऊर्जा चलित सिंचाई पंप। ठीक है भाई। और क्या पूछा इस चैप्टर से? इस चैप्टर से पूछा संकोश परियोजना भारत भूटान की है, संकोश नदी पर है। चूखा परियोजना भारत भूटान की है, वांगचू नदी पर है। चूखा किस नदी पर है? वांगचू नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना ये भारत नेपाल की है, ये महाकाली पर है। टनकपुर परियोजना भारत नेपाल की है, महाकाली पर है। कोसी परियोजना बिहार नेपाल की है, कोसी नदी पर है। शारदा बैरेज भारत नेपाल की है, काली नदी पर है। ताला परियोजना भारत भूटान की है, किस नदी पर है? वांगचू नदी पर है ना। कई समझौते करने पड़े नदियों के संबंध में, हमें अपने पड़ोसी देशों से कुछ समझौते करने पड़े, वहां से क्वेश्चन बने हैं। शारदा संधि नेपाल के साथ की भारत ने 1996 में, महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। महाकाली संधि जिसमें क्या है? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर डैम सबसे बड़ा डैम बनेगा उत्तराखंड का, पंचेश्वर बांध, टिहरी डैम से डबल। ठीक है। कोसी समझौता ये भी नेपाल के साथ है भारत का। नेपाल में कोसी बैरेज का निर्माण के संबंध में 1954 में एक समझौता किया गया था, 1966 में संशोधन किया गया उसमें। गंडक समझौता ये भी नेपाल से किया भारत ने। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण से संबंधित 1959 का समझौता है। गंगा फरक्का समझौता बांग्लादेश के साथ किया भारत ने। फरक्का में गंगा जल का भागीदारी के संबंध में 1966 में भारत बांग्लादेश संधि की गई। कौन सी? गंगा फरक्का संधि। सिंधु जल संधि ये पता ही है आपको, सिंधु जल समझौता 1960 का। ठीक है भाई। और कुछ पूछता है भारत पाक विवादित जल विद्युत परियोजनाओं से कि बगलिहार बांध किस नदी पर है? तो चिनाब पर है। दलहस्ती किस पर है? चिनाब पर है। सलाल किस पर है? चिनाब पर है। किशन गंगा परियोजना किस पर है? किशन गंगा पर है। किरथई बांध किस पर है? चिनाब नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है किरथई। सावलकोट बांध किस नदी पर है? चिनाब पर है। पाकलदुल बांध किस पर है? चिनाब पर है। उड़ी पन विद्युत किस पर है? झेलम पर है। निम्बू बाजगो किस पर है? सिंधु नदी पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्बू बाजगो कौन सा? निम्बू बाजगो या निम्बो बाजगो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, इंडस। दुमखर परियोजना किस पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडस पर है। दुमखर परियोजना किस पर है? इंडस पर है। चुटक परियोजना किस पर है? सूरू नदी पर है। रातले परियोजना किस नदी पर है? चिनाब पर है। बुरसुर परियोजना किस पर है? बुरसुर नदी पर। तो चिनाब में थोड़ा एक दो और याद कर लीजिए। एक तो रातले परियोजना हो गई चिनाब नदी पर, एक पाकलदुल बांध हो गया चिनाब नदी पर, सावलकोट बांध हो गया चिनाब नदी पर, किरथई बांध हो गया चिनाब नदी पर। किरथई बांध समझ में आ गया? ठीक है भाई। क्लियर हो गया इतना? इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर राष्ट्रीय जल नीति मसौदा 2012, यहां से तो कम ही संभावनाएं हैं वैसे क्वेश्चन पूछने की। एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के बारे में बताता है, वो राष्ट्रीय जल ग्रिड क्या है। एक ड्रिप सिंचाई के बारे में पूछता है, सिंचाई की वह विधि जिसमें सिंचाई के जल को पौधों के जड़ क्षेत्र यानी रूट जोन में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई।
ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन। इजराइल ने बताया कि ड्रिप इरिगेशन से भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा उगा सकते हो। इस विधि का विकास कहाँ किया गया? इजराइल में किया गया था। अब तक यह विधि अन्य देशों में भी लोकप्रिय होती जा रही है। सिंचाई की यह विधि ऊसर, रेतीली मृदा व बागों की सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि का उपयोग मुख्यतः अंगूर, नींबू, अन्य फसलों, वृक्षों और सब्जियों में किया जाता है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइनें खेत में बिछाई जाती हैं और आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर नोजल लगाए जाते हैं, जहां से लगातार क्या होता है, ड्रिप 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 करके क्या पानी पौधे को मिलता रहता है, पेड़ों को मिलता है। ठीक है, तो नोजल से जल निकलकर मृदा को धीरे धीरे नम करता है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से 35 से 75% पानी की बचत होती है। यह विधि ऊंची नीची मृदाओं के लिए उपयुक्त है। इसमें श्रावण और वाष्पन न्यूनतम होता है। अन्य विधियों की अपेक्षा 60 से 80% श्रम की बचत होती है। फसल उत्पादन में 30% से 50% की वृद्धि हो जाती है। गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। खरपतवार पर नियंत्रण इस विधि के अन्य लाभ हैं। किंतु इस सिंचाई विधि को अपनाने में तकनीकी ज्ञान, स्वच्छ सिंचाई जल और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और जो पाइपलाइन बिछाई जाती है ना, कौन सी? पीवीसी। खर्चा तो आएगा ही भाई, खेत में पाइप बिछाने, है ना। ऐसे ही होता है स्प्रिंकल इरिगेशन होती है, छिड़काव सिंचाई। इस विधि के द्वारा हवा में फव्वारे के द्वारा रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है, जो मृदा की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। वर्षा धीरे धीरे की जाती है, जिससे कहीं पर पानी जमा ना होने पाए। इस विधि की रूपरेखा में पंप, मोटर, मुख्य रेखा और फव्वारा निकाय आदि प्रमुख होते हैं। यह एक प्रचलित विधि है जिसके द्वारा पानी की लगभग 30 से 70% तक बचत होती है। यह विधि रेतीली मृदा, ऊंची नीची जमीन और जहां पर पानी की उपलब्धता कम है वहां पर उपयोग की जा सकती है। इस विधि के द्वारा कपास, मूंगफली, तंबाकू, पुष्प आदि फसलों में सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के समय वायु तेज नहीं होनी चाहिए। पके फलों को फव्वारे से बचाना चाहिए। सिंचाई की इस विधि में कवकनाशी, कीटनाशी तथा उर्वरकों का प्रयोग सुगमता से किया जा सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में इस छिड़काव सिंचाई की एक सर्वोत्तम विधि के रूप में संस्तुति की गई है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्प्रिंकलिंग इरिगेशन कीजिए। क्या कीजिए? स्प्रिंकलिंग इरिगेशन कीजिए। एक होता फर्टिगेशन, आपने देखा भी होगा, ट्यूबवेल जहां पर होता है, किसान लोग कई बार गोबर वहीं पर डाल देते हैं, तो पानी में घुल के क्या हो जाता हो, या खाद डालनी हो तो वहीं पर डाल देते हैं। किसमें? एक चैम्बर सा बना होता है। तो फर्टिगेशन का अर्थ है सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना, जिससे उर्वरक एवं सिंचाई दोनों का ही उपयोग क्षमता बढ़ जाए। प्राचीन विधि है। इसका उपयोग एथेंस के ग्रोव्स वृक्षों में पोषक तत्व एवं सिंचाई जल प्रदान करने के लिए किया जाता था। इसके आधुनिक स्वरूप का जन्मदाता इजराइल को माना जाता है। इजराइल में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम MIS द्वारा ड्रिप, जेट्स, सूक्ष्म फव्वारे आदि आते हैं। इसके विकास के साथ ही आधुनिक फर्टिगेशन को बढ़ावा मिला है। इस विधि द्वारा एक तत्वीय या बहुतत्वीय उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। इससे सिंचाई जल तथा उर्वरक दोनों की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। इसका उपयोग बाग बगीचे, सब्जियों, ग्रीन हाउसों, पुष्पों आदि में सफलतापूर्वक किया जाता है। कपास, मक्का, तंबाकू में यह विधि उपयोगी पाई जाती है। इस विधि में उर्वरक स्वभाव में पूर्ण घुलनशील एवं सिंचाई जल में अभिक्रिया विहीन होना चाहिए। यह गुण नाइट्रोजन तथा पोटेशियम उर्वरकों में मिलता है। अतः उक्त इन उर्वरकों को, नाइट्रोजन और पोटेशियम उर्वरकों को इस विधि के प्रयोग से क्या किया जाता है? फर्टिगेशन किया जाता है। क्लियर हो गया? एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कभी किसी जमाने में, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, CADP बोलते थे इसको, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो केंद्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP 5वीं योजना के प्रारंभिक वर्षों में यानी 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी और मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। क्या करना था? बड़ी और मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेतों में नालियों तथा फालतू पानी के निकास के लिए नाले बनाने का काम, भूमि का उचित आकार के भूखंडों में विभाजन, खेतों के लिए सड़कें बनाना,
चकबंदी की व्यवस्था करना। चकबंदी समझते हैं क्या? बिखरे हुए खेतों को एक ही स्थान पर देकर किसान को देना। किसान की जो जोत होती है वो बिखरी हुई अगर है तो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता हूं, तो क्या करते हैं, अदला बदली की जाती है। आपका खेत अगर दूर है दूसरे किसान से उसका खेत वहीं पर देकर उसका यहाँ वाला खेत आपको एक ही जगह पर एक बड़ा खेत बनाकर दे दिया था, दैट इज चकबंदी। जोतों की सीमा का पुनर्निर्धारण, जोत का आकार कितना होना चाहिए, एक किसान के पास कितना खेत होना चाहिए, जोत के सीमा का पुनर्निर्धारण। बारी बारी पानी देने की बाड़बंदी प्रणाली लागू करना। मंडियों एवं गोदामों का निर्माण, कृषि संबंधी कार्यों के लिए भूमिगत जल के विकास को कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। 1974 में 60 बड़ी और मध्य परियोजनाओं के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मार्च 2024 के अंत तक इसके तहत 310 परियोजनाएं शामिल की जा चुकी थी। ठीक है। 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीएडीपी को पुनर्गठित करके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम यानी सीएडीडब्ल्यूएम नाम दे दिया गया। आईएएस मेंस में पूछ लिया उन्होंने 2000 में। 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम CADWM, वाटर मैनेजमेंट भी जोड़ दिया गया उसमें। एक होता नदी बेसिन कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछता है ना। कमान क्षेत्र के स्थान पर नदी बेसिन विकास की अवधारणा पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो नदी बेसिन विकास कार्यक्रम यानी रिवर बेसिन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नदी बेसिन संपूर्ण नदी अपवाह क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली परियोजना होती है। जैसे कावेरी नदी बेसिन के लिए योजना बनाई जाए तो केरल और कर्नाटक के पर्वतीय भागों में जल विद्युत, कर्नाटक के पठारी भागों में पशुपालन और तमिलनाडु और पांडिचेरी के मैदानी भागों में कृषि का विकास किया जा सके। ठीक है, तो संपूर्ण बेसिन क्षेत्र में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सके। इसीलिए क्या हो रहा है, अब कमान क्षेत्र के स्थान पर नदी बेसिन विकास की अवधारणा पर अधिक बल दिया जा रहा है। ऐसी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए बेसिन के जल संसाधन का सर्वेक्षण जरूरी है। परंतु मुख्य समस्या यह है कि विभिन्न नदियों कई राज्यों से होकर बहती है और राज्य जल संसाधनों के बारे में भ्रामक सूचनाएं दे सकते हैं। राज्य सूची का विषय होने के कारण जल संसाधन के बंटवारे व उसके उपयोग करने के तरीके के बारे में विवाद हो सकते हैं। अतः नदी बेसिन परियोजनाओं को लागू करने के लिए और इसकी प्रभाविता को बढ़ाने के लिए नदी जल को राष्ट्रीय सूची का विषय बनाने की और पहल जरूरी है। 23 वृहद नदी बेसिन और 200 लघु नदी बेसिन ऐसे हैं जिन्हें पदानुक्रमित करते हुए विकास की योजनाएं बनाई जा रही है। वाटरशेड विकास वस्तुतः नदी बेसिनों को ही छोटी इकाई के अंतर्गत आता है, जिसमें 5000 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि शामिल की जाती है। वाटरशेड मैनेजमेंट पर बड़ा काम चल रहा है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, जगह जगह ऑफिस है। अगला है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय विवादित नदियां। जो नदियां 2 या 2 से अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती हैं उसे अंतरराष्ट्रीय नदी कहा जाता है। भारत की अंतरराष्ट्रीय नदियां अगर हम देखें तो सिंधु है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, काली, गंडक, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र जी, ये सारी हैं। इनके जल पर भारत और जो पड़ोसी देश हैं उनका अधिकार होता है। सिंधु जल समझौता हो चुका है 1960 में, आपको पता ही है, भारत पाकिस्तान के मध्य, है ना। भारत पाकिस्तान के मध्य झेलम नदी पर तुलबुल नौकायन परियोजना, चिनाब नदी की बगलिहार और झेलम की किशनगंगा, इस पर भी विवाद चल रहा है। भारत नेपाल के बीच में महाकाली विवाद 1996 में संधि हो चुकी है। भारत बांग्लादेश के बीच में गंगा जल विवाद फरक्का बैरेज को लेकर। ठीक है, यमुना जल विवाद, ये अंतरराज्यीय नदी विवाद है। अंतरराज्य मतलब देश के अंदर के राज्यों के बीच में जो विवाद है। यमुना जल विवाद है, ये हरियाणा के जगाधरी जनपद में यमुना नदी पर निर्माणाधीन हथनी कुंड परियोजना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के मध्य विवाद होता रहता है। जब भी हरियाणा नाराज हो जाता है दिल्ली से तो क्या करता है, हथनी कुंड परियोजना पर, हाँ जी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हथनी कुंड परियोजना किस पर है, यमुना नदी पर, हरियाणा के जगाधरी जनपद में।
ऐसे कावेरी जल विवाद है, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के मध्य जल विवाद है। कृष्णा नदी जल विवाद, ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध को ऊंचाई बढ़ाए जाने को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवाद है। ऐसे ही नरोदी जल विवाद जो है वो विमता धारा नदी पर उड़ीसा के गंजाम जिले में बनी नरोदी बांध और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के मध्य जल निपटारे को लेकर है, बंटवारे को लेकर है। कितने ट्रिब्यूनल बनाए गए आज तक? जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। कितने बनाए गए? गोदावरी पर बनाया गया, कृष्णा 2, नर्मदा 3, कावेरी 4 और 5 रावी व्यास, 5 ट्रिब्यूनल बने हैं अभी तक। नर्मदा बांध विवाद, टिहरी बांध विवाद, कोयलकारो परियोजना बिहार विवाद, ये सब पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर है, अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं है। तो पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर कौन कौन से विवाद हैं? नर्मदा बांध विवाद, टिहरी बांध विवाद, कोयलकारो परियोजना। ये पर्यावरणविदों ने इस पर क्या किया? प्रश्न चिन्ह लगाए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है इसको, इसी के बीच में से क्वेश्चन बनना है। इसके बाद मैं आपको पेपर दे रहा हूं, आपने वो पेपर करना है। तो ये 1-2 दिन में हमने जो भी चैप्टर पढ़ा उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपने मुझे बताना है कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है।